हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। आज इस केमिस्ट्री लेक्चर्स में हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण होता है, यानी जो व्यंजक होता है, इस व्यंजक को हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी इसका डेरिवेशन क्या है। आज हम इसको कंप्लीट जो है समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेगा अंत तक। हम आपको पूरा डेरिवेशन अभी आपके दिमाग में फीड कर देते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसके आने के चांसेस रहते हैं। यानी अगर पिछली बार नहीं पूछा गया है तो इस बार जरूर पूछा जाएगा। फिर इस यानी एक साल छोड़ करके लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, और इसी पर आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो है इस लेसन का इसी व्यंजक पर आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। इस लेक्चर्स में पहले हम डेरिवेशन की बात करेंगे। तो चलिए भाई, डेरिवेशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अभी देखिए, आपको तुरंत जो है तैयार हो जाएगा। देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण देखना है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम कोई ए लेते हैं रिएक्टेंट, और इसका जो है उत्पाद बनाएंगे। भाई कोई अभिकारक हम ए लेते हैं, ए मान लीजिए हमारा कोई अभिकारक है, और इसका हम उत्पाद बनाए। तो ए का जो है प्रारंभ में मोलर सांद्रता जो लेंगे, मोलर सांद्रता, भाई जाहिर सी बात है स्मॉल ए लेंगे। भाई ए की जो मोलर सांद्रता होगी ए लेंगे। तो जब आप ले ही रहे हो तो उत्पाद बनने का कोई चांस ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो टी समय बाद मोलर सांद्रता, अरे कुछ समय बीतेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा? मान लीजिए एक्स बनेगा। तो एक्स बनेगा तो कम कहां से हुआ होगा? अभिकारक में से ही तो कम होगा। अरे अभिकारक से ही निकल के प्रोडक्ट बना होगा, तो जितना प्रोडक्ट बना होगा वो अभिकारक में ही कम हुआ होगा। तो मतलब a माइनस एक्स, एक्स हमारा प्रोडक्ट बना तो a में से घटा दिए हमने, a माइनस एक्स हो गया। इतना समझ में आया? अब इस पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियमानुसार अभिक्रिया के वेग का समीकरण निम्न होगा। अब इस पर हम अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं तो हमारा जो वेग समीकरण प्राप्त होता है, भाई आप जानते हैं कि dx अपान dt, भाई dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स होगा। भाई t समय बाद की बात हो रही है, तो dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स होगा। आप इसको या करके लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर, भाई इसको समानुपाती हटाओगे बराबर लाओगे, एक कांस्टेंट रखोगे k, और a माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इस समीकरण को आप ऐसे भी ले सकते हो, dt यहां भेज दो, यानी dx अपान ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और इस d2 पे यहां कर देंगे तो k है, ये हो जाएगा dt। इसको आप समीकरण 1 मान लो। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस समीकरण 1 का समाकलन करने पर, भाई समीकरण 1 का हम जो है समाकलन कर देंगे। तो इसका करेंगे तो समाकलन का निशान लगाएंगे, और ये dx अपान नीचे है a माइनस एक्स बराबर k का समाकलन नहीं होता है, और ये हो जाएगा dt। तो dx अपान a माइनस एक्स का जब समाकलन करोगे तो माइनस 2.303 ये हो जाएगा log a माइनस एक्स, ये बन जाएगा बराबर k तो आपका है, और ये dt की वैल्यू होगा t प्लस c हो जाएगा, यानी के टी प्लस सी। ये हमारा जो है, ये जहां c जो है समाकलन स्थिरांक है। इतनी बात समझ में आई? आपको इसमें कुछ याद भी करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि dx अपान a माइनस एक्स का जब भी समाकलन करेंगे तो माइनस 2.303 लॉग a माइनस एक्स, भाई नीचे a माइनस एक्स है आ जाएगा, लॉग के आगे माइनस 2.303 लॉग आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये आपका के है, dt में t आपका हो जाएगा, अरे dt स्मॉल के लिए लिया गया था, पूरा t हो जाएगा, और प्लस लगा देंगे c क्योंकि ये समाकलन स्थिरांक है। तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आगे लिख दीजिए, जहां c समाकलन स्थिरांक है, यानी c हमारा कौन है? समाकलन स्थिरांक। अब आगे ध्यान सुनिएगा, इतनी बात तो हो गई। अब मान लीजिए जब
x बराबर 0, यहाँ जो x रखा गया है अगर हम 0 कर दें और t बराबर 0 भी कर दिया जाए तो भाई आप देख रहे हैं कि समीकरण में x की वैल्यू 0 कर देते हैं और t की वैल्यू हम 0 कर देंगे, तो हमारा यही समीकरण जो मिल जाएगा -2.303 लॉग, भाई x हमारा 0 हो गया है तो यहाँ a हो जाएगा बराबर, और यहाँ t जब आप 0 कर दोगे तो ये बगल वाला 0 हो जाएगा, c हो जाएगा। ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी -2.303 लॉग a बराबर c, ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये जो समीकरण 3 की वैल्यू है इसको उठा के इस वाले c पे रख देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा -2.303 लॉग a माइनस एक्स, वहां लिखा ही है, बराबर के टी और प्लस, भाई यहाँ जो c लिखा है इसकी जगह पे हम -2.303 लॉग a लिख देंगे, तो अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2.303 लॉग यहाँ a जो है हमारा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो अगर हम kt रोक लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो ये आपका जो समीकरण निकल के आएगा, या आप लिख सकते हो 2.303 लॉग a अपान a माइनस एक्स जो है आ जाएगा और बराबर kt। इतनी बात समझ में आई, यानी 2.303 लॉग a अपान a माइनस एक्स बराबर kt जो है निकल के आ जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें k की आवश्यकता है तो k रोक लेंगे, t छोड़ देंगे तो 2.303 अपान t, अरे t भाई इसको रोको, इधर भेजोगे तो यहाँ आ जाएगा और फिर लॉग रहेगा ही रहेगा, भाई a अपान a माइनस एक्स हमारा ये समीकरण बन जाएगा। यही समीकरण जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का k का जो है व्यंजक मिलता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। हमने a रिएक्टेंट लिया, उत्पाद बनाए, प्रारंभ में मोलर सांद्रता हमने a ले लिया, t समय बाद मोलर सांद्रता a माइनस एक्स हो गया, अरे जो x हमारा उत्पाद बना था t समय बाद कुछ प्रोडक्ट बना होगा तो उसको हमने a में से घटा दिया तो a माइनस एक्स हो गया। इस अपक्रिया पर द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे तो हमारे अपक्रिया के वेग का जो समीकरण होगा dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स हो। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी को आप लिख सकते हैं dx अपान dt समानुपाती, हटाओगे ऊपर लगाओगे k आ जाएगा कांस्टेंट, a माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो तो dx अपान a माइनस एक्स बराबर k dt हो जाएगा, समीकरण 1 बनेगा। और समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो ये dx अपान ये आपका dx हो जाएगा, a माइनस एक्स रहेगा, इसका समीकरण का निशान लगाएंगे समाकलन का, और k का समाकलन नहीं करेंगे, dt का करेंगे। समझ में आया? तो इन दोनों का जब समाकलन करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी -2.303 लॉग a माइनस एक्स बन जाएगा और k रहेगा ही रहेगा, और इसकी वैल्यू t बाई dt है तो आप छोटे समय थोड़े समय के लिए dt प्रयोग करते हैं तो ज्यादा के लिए t हो जाएगा, और प्लस c जो है, c कौन है, जहां समाकलन स्थिरांक है, तो जहां c समाकलन स्थिरांक है इसमें हम एक चेंजिंग कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं और t की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो हमारा जो बनेगा -2.303 लॉग a बराबर c जो है, इसी समीकरण में हमने इतना चेंजिंग किया तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये जो हमारा समीकरण 3 बना है इसको उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए, रखोगे तो -2.303 लॉग a माइनस एक्स बराबर kt और -2.303 लॉग a जो है आपका बनेगा। इसमें आप kt रोक लो, इसको इधर भेजोगे तो हिसाब किताब बैठाओगे तो -2.303 लॉग a अपान a माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये बराबर kt रहेगा। आप k रोक लो, t भेज दो तो k बराबर 2.303 अपान t लॉग a अपान a माइनस एक्स हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इस समीकरण में कौन क्या है इसके बारे में जान ले भाई। इस समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं, यानी इसी समीकरण को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। लिख लो, जहां a बराबर अभिकारक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता है और a माइनस एक्स लिखा गया है बराबर
अभिकारक की t समय बाद मोलर सांद्रता, यानी जो हमारा अभिकारक है उसकी t समय बाद मोलर सांद्रता क्या होगी, और जो x लिखा है x बराबर अभिकारक के मोल जो t समय अभिक्रिया करते हैं, यानी x हमारा जो है वो अभिकारक के मोल है जो t समय पर अभिक्रिया करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है और व्यंजक निकाला कैसे जाता है। अब इसके हम कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं। एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से आप क्या समझते हो तथा इसके लक्षण भी बताइए। तो हम इसके 2-3 लक्षण की बात कर लेते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या वेग में जो है जो लक्षण होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला लक्षण आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। समीकरण आपका है k बराबर 2.303 अपान t log a अपान a माइनस x। ये समीकरण है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इस समीकरण का पालन करते हैं। अब इस समीकरण में a लिखा है, a माइनस x लिखा है। इसको भी आप किसी भी यूनिट में इकाई में ले सकते हैं, जैसे ग्राम में भी ले सकते हो, किलोग्राम में भी ले सकते हो, मोल में भी ले सकते हो, किसी में भी लिया जा सकता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अगर कहा जाए तो आप कह सकते हो ये कभी पूर्ण नहीं होती। बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता अगर n गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। यानी अभिकारकों की सांद्रता अगर आप n गुना मतलब 2 गुना, n की जगह आप 2 लेते हैं, 2 गुना बढ़ाते हो तो अभिक्रिया के वेग भी 2 गुना ही बढ़ेगी। यानी जितना आप बढ़ाते हैं n उसी हिसाब से अभिक्रिया का वेग जो है प्रभावित होता है, यानी बढ़ता है। तो ये तो बात थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के लक्षण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर भाई वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका जो लेसन है वो लगभग समाप्ति की ओर है। तो इसमें अब आपको न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। न्यूमेरिकल को हम अगले लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बार बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है।